Okay, so today we are start our new chapter, which is the breathing and exchange of gases. सो ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? अब देखो, ब्रीथिंग का एक्चुअली में मतलब है सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी CO2 का बाहर रिलीज होना और ऑक्सीजन का लेना. तो हमने पहले ही दे रखा है कि यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म indirectly breakdown of nutrient molecules like glucose to derive energy. अब देखो, हम खाना खाते हैं. इससे पहले कौन सा चैप्टर था हमारा? डाइजेशन वाला चैप्टर था, जो इस बार के सिलेबस से रिलेटेड है. तो क्या है, हमने खाना खाया, अब हमें एनर्जी चाहिए. तो वही जो मॉलिक्यूल्स है, यानी जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है, वो टूटेगा, उससे ATP का प्रोडक्शन होगा. किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से. तो हमने ये दे रखी है कि जो ऑक्सीजन है वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है या लिया जाता है, ताकि हम लोग इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन कर सके न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दे रखा है हमारा ग्लूकोज, ताकि हम किसका प्रोडक्शन कर सके? एनर्जी कंडेंसी का फॉर्मेशन कर सके, विच इज़ द ATP, ताकि हम क्या कर सके? बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके. अब जो हमारी CO2 है, जो हमें पता है कि ये हार्मफुल होती है और ये प्रोड्यूस होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान. कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है. कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन. तो जो CO2 है वो हार्मफुल होता है और ये कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान रिलीज़ किए जाते हैं. तो इस वजह से एविडेंट दैट द O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल. तो इस वजह से क्या है, O2 की जो सप्लाई है वो लगातार सेल्स को पहुंचनी बहुत ज़रूरी है. और जो CO2 प्रोड्यूस किया जाता है सेल्स के द्वारा, उसको भी बाहर जाना बहुत ज़रूरी है. अब देखो, O2 सेल को चाहिए और जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2, वो कहाँ हो जाएगा? वो सेल्स बाहर रिलीज आउट कर देंगे. और इसी प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ O2 कहाँ से? एटमॉस्फेयर से. और CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल, इसी को हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं. ब्रीथिंग एक सिंपल सा है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ द CO2, इसको ब्रीथिंग कहते हैं. और NCERT बोल रही है इसको कॉमनली रेस्पिरेशन बोलते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में हमारा जो ग्लूकोज है वो टूटता है, ठीक है. और वहीं पे जो ब्रीथिंग है वो सिंपल एक्सचेंज है गैसेस का. अब देखो, आप जब अपने चेस्ट के ऊपर क्या रखोगे? जब आप अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको दिखेगा कि जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है और फिर वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है. अब मैं इसकी एक वीडियो दिखा देती हूँ. अब आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि जो हमारा चेस्ट रीजन है वो कैसे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है. तो हमें पता है ये किस वजह से हो रहा है? ब्रीथिंग की वजह से हो रहा है. तो हाउ डू वी ब्रेथ, हम कैसे सांस लेते हैं, और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है और क्या मैकेनिज़्म है ब्रीथिंग का, वो डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में. हम पढ़ेंगे कि कैसे, कौन कौन से हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है और क्या मैकेनिज़्म है ब्रीथिंग का. अब हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अब ह्यूमन के केस में जब भी हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, वो है हमारा लंग्स, नोज. ज़्यादातर हम लोग लंग्स या नोज के बारे में ही सोचते हैं. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, अब देखो मैकेनिज्म ब्रीथिंग की कैसी मैकेनिज्म है. अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है कि जो हमारे कॉर्डेटा है, पॉरीफायरा है, एनालिड्स हैं, इन सब के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या एब्सेंट, मतलब किसी में डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, गिल्स के थ्रू हो जाता है. इसी में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, इस पैरा में हम यही पढ़ेंगे. तो जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग की अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप में या फाइलम में, वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है आखिर हैबिटेट क्या है और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है.
अब देखो लोअर इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स तो हमसे कम ही होंगे। लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि हमारे स्पॉन्जेस, जैसे कि हमारा स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटफॉर्म, फ्लैटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, और प्लैटीहेलमिन्थस। तो इसमें क्या होता है, CO2 और ऑक्सीजन का सिंपल डिफ्यूजन से ही एक्सचेंज हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के पास कभी अगर आपने टच किया हो या फील किया हो तो उनकी जो स्किन रहती है ना वो बहुत मॉइस्ट रहती है और चिपचिपी रहती है, ठीक है। मॉइस्ट क्यूटिकल यानी मॉइस्ट स्किन रहती है। इंसेक्ट्स के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। उसमें एटमॉस्फेरिक एयर किसके अंदर आ जाती है, एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर आती है और उसी से बाहर चली जाती है। अब कुछ स्पेशल वेस्कुलराइज यानी ब्लड वेसल्स वाले स्ट्रक्चर भी है, जैसे कि हमारे गिल्स हो गए, जिसको हम जो ज़्यादातर कौन इस्तेमाल करते हैं, जिधर कहाँ प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर ये लोग फाउंड होते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, हमें ज़्यादातर ये देखने मिलते हैं, और मॉल्यूस्क में देखने मिलते हैं जहाँ पे, और वहीं पे जो वेस्कुलराइज बैग्स, अब देखो वेस्कुलराइज स्पेशल स्ट्रक्चर हमारे गिल्स हैं और वेस्कुलराइज बैग्स हमारे लंग्स है, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म द्वारा यानी जो धरती पे रहते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। किस कारण से, ब्रीथिंग के कारण से। वर्टिब्रेट्स में जैसे कि फिशेस गिल्स का इस्तेमाल करती है, वहीं पे जो रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ये तो कॉमन सी चीज़ है जो सबको पता है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हमें पता है कि फिशेस गिल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पे एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, फ्रॉग किससे, मॉइस्ट स्किन और लंग्स के से दोनों से रेस्पायर करता है। और मैमल्स के पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास। अब देखो एक ह्यूमन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, देखो हमारे पास क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। इसकी मैं फोटो दिखाऊं तो ये देखो, ये क्या है, हमारे दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है जो कहाँ पे ओपन हुआ है, ये जो हमारी अपर लिप्स है, ये देखो अपर लिप्स है, इसके ऊपर हमारा क्या है, ये दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, वो कहाँ जा रहे हैं, हमारे नेज़ल चैम्बर में थ्रू द नेज़ल पैसेज। तो यहाँ पे जो नेज़ल चैम्बर है ये है, ये जो है ना ये हमारा नेज़ल चैम्बर है, फिर वो कहाँ चला जाएगा, नेज़ल पैसेज में। साइड बाय व्यू नहीं है मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए। और ये कहाँ ओपन होगा, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स के बारे में हमें पता है कि ये एक कॉमन पैसेज है, किसके लिए, फूड और एयर के लिए, यानी खाना भी इधर आता है और एयर भी यहाँ पे आते हैं। और जो फेरिंग्स है ना वो कहाँ जाता है, फिर वो ओपन होता है लैरिंग्स रीजन में, फिर किसके थ्रू, ट्रेकिया के थ्रू। अगर आपने सुना होगा तो जो ट्रेकिया है वो हमारा विंड पाइप होता है और जो लैरिंग्स है वो क्या होता है, हम उसे बोलते हैं साउंड बॉक्स। तो जो लैरिंग्स है वो एक कार्टिलेजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है, इस वजह से हम इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। जब ड्यूरिंग स्वॉलिंग यानी जब हम खाना खाते हैं तब जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस क्या है, अपर कवरिंग ऑफ द लैरिंग्स। तो ये क्या है, एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। जो ग्लॉटिस होता है ना, जो ऊपर वाला जो सरफेस है, ये विंड पाइप है, इसका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारा ग्लॉटिस।
और ये कवर होता है एक थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस. एपी मतलब अबव, और अबव द ग्लॉटिस इट इज नोन एज द एपीग्लॉटिस. तो ये क्या करवाता है, ये फूड की एंट्री नहीं होने देता है किसमें, लैरिंग्स में. जो ट्रेकिया है वो एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मिड थोरैसिक कैविटी में मिड थोरैसिक कैविटी तक जाती है, जो डिवाइड होती है किसमें, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे में. ये जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा है उसमें वो क्या हो जाती है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है. और उसके बाद जो ब्रोंकाई है वो फिर रिपीटेड डिवीजन करती है और फिर प्राइमरी नहीं, जो लेफ्ट और प्राइमरी ब्रोंक्यूल बनाता है, फिर सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, और ख़त्म होता है फिर टर्शरी ब्रोंकाई के बाद आता है हमारे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और फिर आ जाते हैं हमारे थिन टर्मिनल्स जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स लास्ट के एंड में. जो तो ट्रैकिया प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स को सपोर्ट किया जाता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, जिसको हम सी शेप की होती है वो. और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है उसमें थिन, बहुत पतले, इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एल्विलाई, जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक एयर से O2 आता है अंदर और CO2 बाहर जाता है. तो जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई की, ये पूरे लंग्स में फैले हुए हैं जैसे कि हम लोग देख सकते हैं. तो हमारे पास 2 लंग्स है जो 2 डबल लेयर प्लूरा से कवर्ड होते हैं, और दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड. ये फ्रिक्शन रिड्यूस करता है लंग सरफेस में. और जो आउटर प्लूरल और जो हमारी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो क्लोज कांटेक्ट, यानी जो बाहर वाली है वो किससे है, रिब से अटैच है. तो वो कहाँ उसको बोला गया है, वो क्या है, वो क्लोज कांटेक्ट में है थोरैसिक लाइनिंग से. और वहीं पे जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो कांटेक्ट में होती है, जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो कांटेक्ट में होती है लंग सरफेस से. तो जो पार्ट स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, उसमें उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट. वहीं पे एल्वियोलाई से लेकर उसके डक्ट, जो रेस्पिरेटरी और जो एक्सचेंज पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो बना रहे हैं, जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलाई तक. और ये क्या क्या काम करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाइड करता है, और ये जो एयर है उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक भी पहुंचाता है. और जो एक्चुअल में जो एक्सचेंज पार्ट होता है एक्चुअल डिफ्यूजन का O2 और CO2 का और ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर में, वो एक्सचेंज पार्ट में होता है, यानी एल्वियोलाई और टिश्यू सेल्स के बीच में ये होता है. उसके बाद जो लंग्स है, लंग्स हमारे सिचुएटेड है थोरैसिक चैम्बर में, जो एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है. एयर टाइट चैम्बर है जो थोरैसिक. और एयर टाइट चैम्बर हमने इसको क्यों बोला ये आपको थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा. तो जो थोरैसिक चैम्बर होता है वो डॉर्सली यानी पीछे से, वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, और लेटरली बाय द रिब्स. और नीचे की साइड में हमें क्या देखने मिलता है, एक डोम शेप डायफ्राम. एनाटॉमिकल सेटअप जो लंग्स का है वो थोरैक्सिक रीजन में मिलता है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है.
तो अगर कोई भी लंग्स के अंदर कुछ भी होता है, सॉरी, अगर कोई भी वॉल्यूम अगर थोरेसिक कैविटी में देखने को चेंज होता है तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा लंग कैविटी को या पल्मोनरी कैविटी को। और इसी अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत इसेंशियल होती है ब्रीथिंग के लिए। और हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, ये एक प्रोसेस होता है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन के अंदर हमने क्या क्या देखने को मिलता है, जो ब्रीथिंग है ये पल्मोनरी वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ CO2, बाय विच जो एटमॉस्फेरिक एयर यानी जो O2 है वो अंदर आती है, ड्रॉन इन, और जो CO2 है रिच एल्वुलर एयर उसको रिलीज बाहर कर दिया जाता है। और जो डिफ्यूजन ऑफ गैस है, डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन के साइड में हमने पढ़ा। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट होती है गैसेस बाय द ब्लड। डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का ब्लड और टिश्यू के बीच में। और O2 का यूटिलाइजेशन किया जाता है सेल्स द्वारा कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, और जो रिजल्टेंट मिलता है वो CO2 रिलीज कर देता है ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शन, जो हमने पढ़ा है, NCERT ने ही दे रखा है। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय।